हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। इस टॉपिक के तहत क्वेश्चन नंबर 209 को देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। यह क्वेश्चन 2020 का है। तो 2020 के अनुसार जो वर्तमान गवर्नर थे यानी प्रश्नकाल के दौरान, उनका नाम था उर्जित पटेल। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करके बताना है कि वर्तमान गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, पूछा गया है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए उधार देता है, रेपो दर कहलाता है। और 211 भी सेम क्वेश्चन है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए कोष को उधार देता है तो क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। सेम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 212, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं किस रूप में जाना जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर के तहत जो होता है, बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और रिवर्स रेपो दर जो होता है, देखिए, रेपो दर के विपरीत होता है। इस दर पर आरबीआई विभिन्न बैंकों से अल्प समय के लिए उधार लेता है। आरबीआई अपने सरकारी बॉन्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है और भविष्य में उन्हें वापस खरीदने का वादा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। रेपो दर किसे कहते हैं आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट मतलब गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आरबीआई एक्ट के अनुसार अगर बात करें तो जो बैंक दर होता है वह दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों के पुनर्कटौती करता है। व्यापारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन मतलब कि कम समय के लिए जो है अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। तो पहला दूसरा इस कारण जो स्टेटमेंट था गलत था। क्वेश्चन नंबर 214, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः किस बात को संकेत करता है? चार ऑप्शन में आपको बताना था। तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का जो है अनुसरण कर रहा है, इस बात को जो है यह संकेत करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा घटाने की जरूरत होती है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंक उपभोक्ताओं का उधार देने की जो दर होता है बढ़ जाता है, यानी बढ़ा देते हैं। महंगे मुद्रा बाजार के कारण बाजार में ब्याज की दर घट जाती है। इससे नए कर्जों के लिए उत्साह भंग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साख की मात्रा घट जाती है और कीमतों की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 215 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? सही जवाब है जुलाई जून। यह क्वेश्चन है 1998 का, यानी 1998 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखाकार अथवा लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता था। पहले क्या होता था? 1 जुलाई से 30 जून होता था, लेकिन वर्तमान में इसे बदल कर मतलब क्या कर दिया गया है? अप्रैल मार्च कर दिया गया है। हालांकि इसका पहला वित्तीय वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 ही रहा, यानी 9 माह। ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है अप्रैल मार्च कर दिया गया है, पहले था 1 जुलाई से 30 जून। क्वेश्चन नंबर 216 है, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं?
चौर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार जो कार्रवाई है किसके साधन है? तो मुद्रा नीति के। बी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। चौर आरक्षण अनुपात या परिवर्तनीय कोष अनुपात, जिसके द्वारा आरबीआई बैंकों के पास रखे जाने वाले तरल कोष में जो है परिवर्तन करती है। खुले बाजार की कार्रवाई, जिसके द्वारा आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ये दोनों आरबीआई की परिणात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। 217 है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि वह गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 218 है, निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में जो है वृद्धि होगी? तो किस उपाय के इसमें जो उपाय दिया गया, 4 उपाय दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन उपायों से जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा। तो देखिए 4 उपाय सुझाए गए हैं, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय बैंकों के द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, बताइए यह सही है या नहीं? तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और इसमें तीसरा स्टेटमेंट को देखिए जरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, यानी यह जो उपाय है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मतलब कर सकता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1 और 3। देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति यानी सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक होता है, लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है, इनके द्वारा क्रय किया जाता है और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंकों से ऋण भी लिया जाता है। लोगों के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी या केंद्रीय बैंकों के द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में क्या होगा? कमी हो जाएगा। 219 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो रिजर्व बैंक के संदर्भ में जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसका आशय है मतलब सिक्योरिटीज में व्यापार करना, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय करता है। अर्थव्यवस्था से मुद्रा की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय, जबकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अपेक्षित मात्रा डालने के लिए जो प्रतिभूतियां हैं इनका क्रय किया जाता है। तो अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अर्थव्यवस्था से मुद्रा की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों को क्या किया जाता है? विक्रय यानी बेचा जाता है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अपेक्षित मात्रा डालने के लिए प्रतिभूतियों का जो क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है यानी खरीदा जाता है। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब है आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। दूसरा है, किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। बताइए कि इसका जो इसमें दोनों स्टेटमेंट दिया गया है क्या सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें जो है गलत है। देखिए कैसे गलत है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2004 से प्रभावी रेपो दर की परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। यह भी कह सकते हैं कि रेपो दर वह दर है
जिस पर अन्य बैंक रिजर्व बैंक से अल्पकालिक उधार लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कैसे गलत हो गया? देखिए, दूसरा इसलिए गलत है कि गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता का मापक होता है और इसे 0 से 1 के बीच मूल अनुपात से परिभाषित किया जाता है। 0 मूल्य का अर्थ होता है पूर्ण आय समानता, अर्थात सभी की आय समान है, जबकि 1 मूल्य का अर्थ है, यानी एक मूल्य का अर्थ है जो 1 दिया गया है, उसका जो अर्थ है पूर्ण आय असमानता, अर्थात संपूर्ण आय किसी एक के पास है और अन्य सभी के पास शून्य आय है। तो इसलिए जो दूसरा कथन था गलत था। क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। तो देखिए, इसमें जो ए और बी सी ऑप्शन दिया गया है, यह जो है उधार मतलब कि चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें डी जो दिया गया है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, यह बिल्कुल सही है। प्रश्नगत प्रथम 3 विकल्प जो है चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं, जबकि अंतिम विकल्प जो डी है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि है। तो यहां पे मौद्रिक नीति के उपकरण या साख नियंत्रण के तरीके, साधन, विधियां जो है दिया गया, एक तरफ परिणात्मक साख नियंत्रण और दूसरी तरफ चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण विधियां। इससे पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो फिर दोबारा कर लेते हैं, रिपीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, परिणात्मक साख नियंत्रण विधियां कौन कौन सी आती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो बैंक दर होता है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की क्रिया, तरल समायोजन यानी जो रेपो और रिवर्स रेपो है, यह जो आता है तरल समायोजन सुविधा के अंतर्गत, परिवर्तनीय कोष अनुपात, इसमें नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात यानी जिसे हम CRR और SLR कहते हैं, ये परिवर्तनीय कोष अनुपात के अंतर्गत मतलब अंतर्गत आते हैं और ये सारे जो है परिणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। दूसरा है चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण की जो विधियां हैं, पहला है न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण करना, दूसरा है नैतिक दबाव, तीसरा है साख की राशनिंग करना और चौथा उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण योजना। ये सारे चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है, परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऊपर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। तो परिणात्मक साख नियंत्रण की जो विधि नहीं है, आपको इसमें देखकर बताना है कि कौन सा परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो है आपका डी ऑप्शन, साख की राशनिंग। यह गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं, ध्यान में रखिएगा। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप इसमें क्या मतलब कि परिवर्तन होगा, आपको बताना है। को मतलब कि जो आरबीआई है इसके बैंक दर कम करने से क्या मतलब कि बाजार के जो स्थिति है उनमें क्या परिवर्तन हो सकता है, आपको बताना है। तो देखिए, बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है, आरबीआई जो है बैंक दर कम करता है तो बाजार की तरलता में बढ़ोतरी हो जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट होता है, जो बैंक दर है वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। सामान्य अर्थों में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को कम कर देता है तो इससे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियों पर पहले की तुलना में कम बट्टा देना पड़ेगा, अर्थात उनके पास निधियों की उपलब्धता बढ़ जाएगी और उसकी लागत कम हो जाएगी। इस प्रकार बैंक दर के कम होने पर जो है साख सृजन अधिक होगा और बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 226 है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बताइए, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर आपको बताना है कि इसमें क्या मतलब कि परिवर्तन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है।
तो बैंक दर ब्याज की वह दर होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती जो है करता है। 227 है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका सेम ऑप्शन सेम ऑप्शन नहीं, सेम स्टेटमेंट जो होगा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। तो इसमें आपका डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 228 है, पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 से जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर की कोटि कितना रही है, यानी कितना अंतर है 2010-2021 के मध्य। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो अंतर है वह 1% का, यहां पे डी ऑप्शन में दिया गया है। जून 2010 से जून 2011 के मध्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 1.00% का जो है अंतर था। मौद्रिक नीति 2011-12 से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नई परिचालनात्मक प्रक्रिया के तहत रेपो रेट की एकल स्वतंत्र दर जो है निर्धारित की गई। रेपो रेट में परिवर्तन के साथ रिवर्स रेपो रेट जो है स्वतः उससे 1% नीचे समायोजित हो जाती थी, परंतु वर्तमान में यह 1% का अपेक्षित अंतर प्रभावी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 229। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट 7% घटाकर कितना कर दिया गया? तो 6.50% कर दिया गया था। 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर 6.50% कर दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। और इसमें न्यू डेटा जो है आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अक्टूबर 2001 में बैंक रेट में पूर्व की अपेक्षा 0.5% की जो है कटौती कर दी थी, अतः बैंक रेट 7% से घटकर कितना हो गया? 6.5% यानी 6.5%। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में बैंक दर को सीमांत अस्थायी सुविधा यानी मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटीज थी MSF, इसके दर के समक्ष जो है कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 230 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो RBI के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, RBI के बारे में जो पहला कथन है कि यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, बिल्कुल गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आगे जो ऑप्शन दिए उस पर मतलब कि ध्यान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपए के नोट को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य के वर्गों को जो है जो नोट है विभिन्न मूल्य के वर्ग के, इनको जारी करता है। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 रुपए के नोट के अलावा जो है RBI अन्य नोटों को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 231 है, 1 रुपए के नोट पे किनका हस्ताक्षर होता है? तो सेम क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का 4 ऑप्शन दिया गया कि बताना है कि इसका उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य इनमें से कौन सा जो है नहीं है? वो है आपका आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, सी ऑप्शन। देखिए, आय एवं परिसंपत्तियों के सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, विनिमय साध विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ कब हुआ? विनिमय साध विलेख अधिनियम प्रभावकारी 1882 ईस्वी से हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विनिमय साध विलेख अधिनियम दिसंबर 1881 में पारित हुआ था, परंतु यह मार्च 1 यानी 1 मार्च 1882 से प्रभावी हुआ। हाल ही में इस अधिनियम में विनिमय साध विलेख संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संशोधन किया गया। इसे 2 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की सहमति जो है इस पे प्राप्त हुई, इस बिल पे। क्वेश्चन नंबर 234 है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किनके द्वारा? तो ट्रेजरी बिल देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। यह RBI के द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं, नीलाम किया जाता है।
सामान्यतः इनका मूल्य वर्ग 25,000 या उसके गुणकों में होता है। इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए जो है फंड जुटाना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? 235 नंबर है। तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, यानी आरबीआई के द्वारा सीआरआर में वृद्धि किया जाता है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या होगा? कमी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों को अपनी जमाओं का निश्चित प्रतिशत नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम होती है और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 236 है, बैंक दर का क्या आशय है? बैंक दर का आशय केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं, 2 लाइन है। देखिए, बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उधार देता है और इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता तथा साख की लागत को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 237 है, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, कहां पे? तो सही जवाब है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 238 है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम जो मतलब कि कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, जो आईएफसीआई है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, एक सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, याद रखिएगा आईएफसीआई, और यह जो है एक विकास बैंक के रूप में कार्य करती है। आईएफसीआई की स्थापना 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो है हुई थी। यह भारत का प्रथम विकास वित्तीय संस्था था जो स्थापना और उद्योग के विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका नाम अक्टूबर 1999 से जो है आईएफसीआई लिमिटेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 239 है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सा है? वह है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था। इसके बारे में हम लोगों ने मतलब इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो यह जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए, यह जो है भारत सरकार के द्वारा जो आईडीबीआई है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यह भारत सरकार के द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। 2004 से इसका रूपांतरण बैंक के रूप में हो गया। आईडीबीआई अन्य विकास बैंकों की तरह जो है उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण और अन्य विकासात्मक सेवाएं जो है प्रदान करता है। यह शीर्ष बैंक के रूप में अन्य विकास बैंकों की क्रियाओं को समन्वित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्वित्तीयन भी करता है। हालांकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है एक वित्त के लिए बड़ी संस्था है, वित्त हेतु बड़ी संस्था है, लेकिन वर्तमान में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 240 है, निम्न पर आपको ध्यान देकर बताना है कि इनकी स्थापना का जो सही कालक्रम है वह कौन सा है। कालक्रम के अनुसार आपको जो है इसमें एडजस्ट करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, कालक्रम के अनुसार अगर बात किया जाए तो पहला स्थान आएगा भारत का औद्योगिक वित्त निगम, इसके बाद भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम, ठीक है, फिर आएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और लास्ट में आएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इस तरह से जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 4 3। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आईएफसीआई कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम,
यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आईसीआईसीआई कहते हैं, इसकी स्थापना 1955 हुआ था। और आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में, और आपका जो यूटीआई है इसकी स्थापना फरवरी 1964 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 241 है, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार करना है और इनके जो स्थापना का सही कार्यक्रम है उसके अनुसार आपको इसमें मतलब कि सजाना है क्रम के अनुसार। तो बताइए किस संस्था का मतलब कि पहले गठन हुआ था, इसके बाद किसका हुआ था। तो इस तरह से आपको इस मतलब कि संस्थाओं का जो सही कार्यक्रम है उसके अनुसार आपको एडजस्ट करना है। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर बात करें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना जो ऑप्शन में दिया गया सबसे पहले, इसके बाद भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम का, इसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोलते हैं, इसका स्थापना हुआ था। और इस तरह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आईएफसीआई की स्थापना आपको मालूम है 1948 में। आईसीआईसी सेम जो क्वेश्चन था ऊपर में हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया था वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके पूछा गया है। और आईसीआईसी जो आईसीआईसी है इसकी स्थापना 1955 में, आईडीबीआई की 1964 में, और नाबार्ड का 1982 में। सेम क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है, आपको इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है कि इसमें मतलब कि जो सही है किस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष है। तो देखिए इसमें अगर गौर किया जाए तो जो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम है इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक है, तो आपका 1 का 4 हो गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे आईडीबीआई कहा जाता है, इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1964 है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जिसे आईएफसीआई कहते हैं, इसका स्थापना वर्ष 1948 है। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जिसे सिडबी बोलते हैं, इसका स्थापना 1990 है। तो देखिए इस तरह से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 1 का 4 मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं आईसीआई की स्थापना जो है आईसीआईसी की 1955 में, आईडीबीआई की 1964, आईएफसीआई 1948 और सिडबी 1990। 243 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके उन्हें कलाक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करिए। आपको मालूम है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, इसका कमेंट जो है आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में जाकर करिए, फिर इसका जवाब जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। देखिए नाबार्ड का जो स्थापना वर्ष है 1982 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1982। और जो स्वयं सहायता समूह का जो बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम है इसका स्थापना वर्ष 1992-93। तो इसका जो है 1992-93, ध्यान रखिएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका जो स्थापना वर्ष है यानी कि 1998 है। ठीक है, इसका 1998 है। और आपका इसके बाद जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है यह कब हुआ था, 1975 में हुआ था। तो देखिए इसमें जो कलानुक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करें तो 4 पहले स्थान पे, इसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3 आएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं नाबार्ड का जो स्थापना वर्ष है 1982 है। स्वयं सहायता समूह का जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है 1992-93। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का स्थापना वर्ष 1998 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना वर्ष 1995। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 244 है। इसमें स्तंभ क और स्तंभ ख के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं और कोड को भी देखिए और इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए इसमें जो सही जवाब है यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। आप मिलान करिएगा इनका स्थापना वर्ष के अनुसार। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके अनुसार सी ऑप्शन जो है सही मतलब की ऑप्शन है। और आपको मालूम है कि जो स्थापना वर्ष है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार रिवीजन भी कर लिया है। तो आप लोग अगर वीडियो को मतलब लेक्चर को रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इसका जवाब मालूम है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग खुद जो है इसका मिलान एक बार फिर से कर लीजिएगा। देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत
वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक कहते हैं, देश की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई जिसे बोलते हैं, इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार के द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जिसे आईसीआईसी कहते हैं, इसकी स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योग को मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना जो है, जिसे बीआईएफआर कहते हैं, इसकी स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। तो पूरी बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 245 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है। तो निम्नलिखित में से जो विपणन संस्था है वो है आपका सेल है, ठीक है, SAIL, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। यह एक विपणन संस्था है, जबकि जो सेबी है पूंजी बाजार, सिडबी सूक्ष्म वित्त और नबार्ड कृषि साख यानी अपने क्षेत्र विशेष की जो है, ये सब सेल संस्थाएं हैं। सेबी की स्थापना जो है 1988 में, सिडबी की स्थापना 1990 में और नबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 246 है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। वह है भारतीय स्टेट बैंक। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक देखिए एक वाणिज्यिक बैंक है, यह शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प राज्य सहकारी बैंक, सिडबी और नबार्ड अपने क्षेत्र विशेष के शीर्ष संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो सही जवाब है आपको बताना है किसके अनुसार, तो स्थापना के वर्ष के अनुसार। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वैसे ऑप्शन सही नहीं है और यहां पे जो है स्टार का मार्क किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, इसकी स्थापना 1956 में किया गया था, ठीक है, और 1956 के एक एक्ट के द्वारा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI जो है, यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक विनियोजन संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 के संसद के अधिनियम के तहत फरवरी 1964 में की गई थी। जो IDBI है, जो इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं, और इसका स्थापना जो है जुलाई 1964 में एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, और इसका प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज और जो प्रतिभूति बाजार है इनका नियमन करना है। 248 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो सेम क्वेश्चन है। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। 249 है, भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 2000 में। देखिए मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया था। तो मल्होत्रा समिति का जो रिपोर्ट है, इसका ध्यान में रखना है कि यह रिपोर्ट था किस समिति के द्वारा जो है जारी किया गया था, तो मल्होत्रा समिति, ठीक है। IRDA अधिनियम 1999 इनके द्वारा पारित किया गया। इनके सिफारिश पे रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जो है सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में IRDA जो है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। तो यह किस प्रकार का निकाय है, सांविधिक, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा IRDA का जो लक्ष्य है बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन करना है, संवर्धन और संबंधित और आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। तो जो IRDA है इसका लक्ष्य क्या क्या है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। किस संस्था को जो है सरकार बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, वो है आपका इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को, सी ऑप्शन, जो कि सेम क्वेश्चन है, ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। IRDA नियमन करती है, बताइए किनका नियमन करती है, तो बीमा कंपनियों का, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 252 है,
एक्चुअरीज शब्द जो संबंधित है किससे है, तो एक्चुअरीज शब्द जो है यह बीमा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक्चुअरीज शब्द जो है बीमा क्षेत्र से संबंध रखता है। एक्चुअरीज का जो संबंध है भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से है। क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है, वह है सेबी। भारत में जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सहयोग निधियों का नियमन करती है, म्यूचुअल फंड का नियमन करती है। सेबी मूलतः एक गैर सांविधिक संस्था थी। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। बाद में 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इस संस्था को सांविधिक दर्जा भी जो है प्रदान कर दिया गया। यह अध्यादेश 4 अप्रैल 1992 को जो है संसद के अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और भी पॉइंट है तो देख लेते हैं। देखिए सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई स्थापित किए गए हैं। सेबी शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करती है। इसके लिए निर्धारित किए गए प्रमुख कार्यों में म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना और इसका जो है नियमन करना भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 254 है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्यों को जो है नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है सेबी करता है। क्वेश्चन नंबर 256 है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य जो है निम्न में से कौन सा संगठन करता है, तो शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे क्या कहते हैं, सेबी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपको बताना है कि भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है। तो देखिए इसका सही जवाब है सेबी को, ए ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यह जो टॉपिक है सेबी का, मतलब कि वैसे मुद्रा एवं बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार इस टॉपिक को कवर मतलब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और कहीं भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत मतलब एक बृहद टॉपिक है और इसमें कम से कम 400 क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। 400 क्वेश्चन जो है मतलब कि अब तक इस टॉपिक से आ चुका है। 258 है, निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। आपको मालूम है वह कौन सा है, सेबी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 259 है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी जो है किया जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें जो सही जवाब है पार्टिसिपेटरी नोट जारी किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सेबी के तहत पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए सहभागिता पत्र, जिसे पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं या पी नोट कहते हैं, जारी किया जाता है इनके लिए। 260 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है। तो उदय कोटक समिति जिसके लिए गठित की गई थी, उन्होंने कुछ सिफारिश दिया था, उसमें से आपको बताना है कि उनके कौन से सिफारिश थे जो गलत हैं। मतलब जो किया गया था इनमें 3 सिफारिश उनका सही है, बट एक जो मतलब कि विषय है उनके संबंध में, उदय कोटक समिति के संबंध में, वो गलत है, बाकी 3 सही है। तो जो गलत है वो आपको बताना है। देखिए इसने संतुष्टि की है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद जो है एक ही बने रहना चाहिए। उदय कोटक समिति के विषय में जो डी स्टेटमेंट है वह गलत है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के कॉरपोरेट
प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी ने 2017 में कोटक समिति का गठन किया था। जो उदय कोटक हैं, इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों और पारदर्शिता, खुलासे से संबंधित अनुमानों, संबंधित पक्ष के लेन देन के परीक्षण जैसे मामलों को जो लेकर कई सुधारों की जो है इसने अनुशंसा की थी। और इस समिति की प्रमुख संस्तुतियों में क्या क्या जो है, सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष यानी चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक के पदों को जो है पृथक किया जाना चाहिए, न कि एक किया जाना चाहिए। उसमें जो दिया गया था डी ऑप्शन में कि इन्होंने संतुति किया था कि अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के जो पद हैं एक ही बने रहना चाहिए, यानी दोनों को एक कर देना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने यह संतुति नहीं की थी, अलग अलग की बात कही थी, ठीक है। और कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों का स्वतंत्र निदेशक होना मतलब शामिल है, जिसमें कम से कम एक महिला भी हो। और इसी के साथ देखिए आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 से जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हमें अभी इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।